आप भली भांति जानते हैं कि छत्तीसगढ़ के पहले मुख्यमंत्री मेरे पिताजी अजीत जोगी जी ने दिन रात एक कर दिया एनएमडीसी का इस्पात संयंत्र लगाने में। अगर आप 2001 का अनुबंध देखेंगे, एनएमडीसी के साथ जो पत्राचार देखेंगे सरकार का, उसमें स्पष्ट रूप से मेरे पिताजी ने एनएमडीसी को कहा कि अगर यहां आपको खदानों की लीज चाहिए तो प्रदेश से कच्चा माल बाहर निकालना बंद करिए, यहीं पर स्टील प्लांट बनाइए। एनएमडीसी की तरफ से जवाब आया कि हमारा एक्सपर्टीज खनन में है, माइनिंग में है, हम स्टील मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर सकते। मेरे पिताजी ने कहा कि अगर आप स्टील मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर रहे हो तो फिर हम ये खदान आपको नहीं दे सकते। उन्होंने शर्त रखी कि ठीक है, आप हमें जमीन उपलब्ध कराइए। इस पूरे क्षेत्र में पेशा कानून लागू है, नगरनार में भी पेशा कानून लागू है। ऐसा बहुत कम हुआ होगा कि किसी ग्राम सभा में मुख्यमंत्री खुद उपस्थित रहे, सरकार की तरफ से अपनी बात रखे और सबकी सहमति ले। 23 सालों में छत्तीसगढ़ को बने 23 साल हो गए। 23 सालों में बस्तर में एक भी उद्योग ना तो 15 साल की डॉक्टर रमन सिंह की सरकार लगा पाई, उनके समय डिलमिली में प्लांट लगाने की बात आई, लोहांडीगुड़ा में प्लांट लगाने की बात आई, कुछ नहीं कर पाए। 5 साल भूपेश बघेल जी ने बोला कि हर जिले में वनोपज आधारित उद्योग, कृषि आधारित उद्योग लगेगा। आज तक एक भी उद्योग नहीं लगा। 23 साल में केवल और केवल अजीत जोगी जी का जो ये विजन था, ये जो मिशन था, उसके कारण नगरनार में आज ये स्टील प्लांट खड़ा हो गया है। जिस दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आए, उसी दिन राज्य सरकार ने उनके कार्यक्रम का बहिष्कार कर दिया, बस्तर बंद का आह्वान कर दिया। तर्क ये दिया गया कि हम नगरनार इस्पात संयंत्र को बेचने नहीं देंगे। वास्तविकता ये है कि जब एनएमडीसी के साथ जोगी जी ने अग्रीमेंट किया था, उस अग्रीमेंट में एक ब्रह्मास्त्र क्लॉज था, एक ब्रह्मास्त्र क्लॉज था। ये क्लॉज ये था कि एनएमडीसी जिस जमीन पर अपना स्टील प्लांट बनाएगी, खड़ा करेगी, उस जमीन का मालिक छत्तीसगढ़ की जनता, छत्तीसगढ़ सरकार रहेगी। ये एक ब्रह्मास्त्र है। अगर मेरी जमीन पर कोई घर बनाता है तो क्या बिना मेरी सहमति के वो उस घर को किसी को भी बेच सकता है? लेकिन पेशा कानून की धज्जियां उड़ाते हुए कोई ग्राम सभा नहीं करी, विधानसभा को विश्वास में नहीं लिया, यहां तक कि राज्य की कैबिनेट को भी विश्वास में नहीं लिया गया भूपेश सरकार के द्वारा। उन्होंने 152.6 हेक्टेयर जमीन जिस पर नगरनार स्टील प्लांट खड़ा किया गया है, उसको 6/12/2021 को और 21/12/2021 को 5 करोड़ और 28 करोड़, मतलब कुल 34 करोड़ में वो जमीन एनएमडीसी के हवाले किया। विनिवेश का रास्ता अगर किसी ने खोला, इसमें दोनों की
राज्य सरकार ने अपनी जितनी भी जमीन थी वो एनएमडीसी को ट्रांसफर करी। आज तक इसका कोई संतोषजनक, उस समय मैंने इस बात का खुलासा किया, कई बार हम लोगों ने विधानसभा में भी पूछा, विधानसभा में उन्होंने इस बात की पुष्टि करी कि हाँ ये सेल हो चुकी है, लेकिन क्यों की गई? क्या ऐसी मजबूरियां थी कि आपको एनएमडीसी को अपनी जमीन बेचनी पड़ी? अगर आज आपके पास जमीन रहती, मैं तो यहां तक कहूंगा कि भले जो क्लॉज बने थे उसका कड़ाई से पालन नहीं कराया गया, पर रमन सिंह जी ने भी उन क्लॉजों को हटाया नहीं था। इन्होंने जो अभी एनएमडीसी का 2 साल पहले लीज रिन्यूअल किया, वो सारे क्लॉज हटा दिए गए। सारी जो जमीन थी वो एनएमडीसी को ट्रांसफर कर दी गई। एनएमडीसी के लिए जो माइन अलॉटेड थी उसके बारे में तो आप लोग अच्छे से जान रहे हैं। डिपॉजिट क्रमांक 13 बोलते हैं, वहां आदिवासियों की आराध्य देवी पिठोरपेटा माता विराजमान है। आदिवासी उसको नंदराज पर्वत बोलते हैं। रातों रात वहां पे सारे पेड़ काट दिए गए। जोगी जी जिंदा थे, हम लोग आए यहां पर, 7 दिन यहां कैंप किया, तब जाके वहां काम पर स्टे लगा। अभी रद्द नहीं हुआ है, रुका नहीं गया। तो इन दोनों ने किसके इशारे पर ये एनएमडीसी संयंत्र बेचने का साजिश रचा, ये जनता है, सब जानती है। 15 साल बीजेपी का राज देख चुकी है, 5 साल कांग्रेस का राज देख चुकी है। ऐसा कोई सगा नहीं जिसे कांग्रेस और भाजपा ने ठगा नहीं। अभी दोनों मिलके नगरनार इस्पात संयंत्र की बात आती है तो बस्तर के लोगों को ठगने का काम कर रहे हैं। दोनों दलों में पति पत्नी का रिश्ता है, दिन में तकरार, रात को प्यार, और इनकी संतान भ्रष्टाचार। जब भूपेश बघेल जी मुख्यमंत्री बने, उन्होंने दाल ठोकी, कहा मैं रमन सिंह जी को जेल भेज दूंगा। आज तक कोई एक भाजपा के नेता को जेल हुई है? केंद्र सरकार ने ईडी राज्य सरकार के पीछे छोड़ दी। 16,000 पन्ने का आरोप पत्र कोर्ट में दाखिल हो चुका है। मैं वकील हूं, मैंने उसको पढ़ा। 14,000 जगह छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री का नाम का जिक्र है, लेकिन क्या उनके खिलाफ कोई कार्रवाई हुई? पिछले आप 20 साल में देख लो, क्या कोई कांग्रेस का नेता जेल गया? क्या कोई भाजपा का नेता जेल गया? आरोप प्रत्यारोप, ये बस इसकी ड्रामेबाजी हो रही है। इस बार हम लोग ये निर्णय लिया है कि हमारी पार्टी कोई भी घोषणा पत्र जारी नहीं करेगी। घोषणा पत्र से छत्तीसगढ़ की जनता, बस्तर की जनता का विश्वास पूरी तरह से उड़ गया है। अभी भी जो 36 बिंदुओं का कांग्रेस का जन घोषणा पत्र है, जिसके आधार पर उन्हें इतना ऐतिहासिक जनादेश 2018 में मिला, 36 में से एक भी बिंदु पूरा नहीं किया गया है। यहां नंदराज पर्वत को बेच दिया गया, आमदई में जो लॉ आयस की खदान है उसको बेच दिया गया। यहां की जो रेत है, नेता और कुछ आपराधिक तत्व मिलकर पूरा उसका दोहन कर रहे हैं। पेड़ों को काटा जा रहा है। कोंडागांव में मक्का उत्पादन फैक्ट्री बनाने की बात कही गई। हर साल लगता था कि उसका उद्घाटन हो जाएगा, आज तक नहीं हुआ। बीजापुर में बोले थे कि बांस की हम फैक्ट्री लगाएंगे, नहीं।
इंद्रावती विकास प्राधिकरण के अंतर्गत बोधघाट परियोजना और अन्य जो लंबित परियोजनाएं हैं उन पर काम शुरू होगा। मैंने अपने जिला अध्यक्ष जी को बोला कि एक दिन तुम बोधघाट परियोजना का जो कार्यालय है उसका घेराव कर लो। आज तक उनको वहां कोई कार्यालय नहीं दिखा है कि घेराव करे, बात करे तो कहां जाके करे, केवल कागजों में। झीरम घाटी पर यहां के आईजी के अंतर्गत एक स्पेशल टीम का, इन्वेस्टिगेशन टीम का गठन किया गया। आज तक उसकी कोई मीटिंग ही नहीं हुई। केवल और केवल ए.के. पटनायक कमेटी बनाई गई जो इस क्षेत्र में 23,000 नक्सली प्रकरण दर्ज हैं, जिसके अंतर्गत लगभग 20,000 लोग जेल में हैं। उनमें से अभी तक इस कमेटी के माध्यम से 91 आदिवासियों की रिहाई हुई है। 91। और कमेटी की रिपोर्ट मैंने पढ़ी, उसमें 944 केसेस पर भी सरकार को सिफारिश की गई थी कि इनको आप वापस लो। 944 केसेस, उनमें से एक भी केस सरकार ने वापस नहीं लिया। उल्टा जैसे सलवा जुलूम चलता था, इन लोगों ने दंतेवाड़ा में, सुकमा के इलाके में लोन वरट्टू घर वापसी अभियान चलाया और कई निर्दोष आदिवासियों को अवैधानिक रूप से बंदी बनाया गया। इसकी पूरी रिपोर्ट आप न्यूयॉर्क टाइम्स में पढ़ सकते हैं। उस रिपोर्ट को जिसने लिखा उसको दुनिया में जो पत्रकारिता का सबसे बड़ा पुरस्कार है, पुलित्जर प्राइज, अभी पिछले साल दिया गया। अभी मैं सुकमा क्षेत्र गया था 4 सितंबर 2023 को। ताड़मेटला में सोड़ी कोसा और रवा देवी, इनको फर्जी मुठभेड़ में मार दिया गया। जब भी कभी पुलिस इनकाउंटर होता है, सुप्रीम कोर्ट के ये गाइडलाइंस है कि जुडिशियल इंक्वायरी बैठनी चाहिए। सिलगेर में निहत्थे आदिवासियों पर पुलिस फायरिंग कराई गई। 4 लोग मारे गए, जिसमें एक गर्भवती महिला भी। जिस दिन सिलगेर की घटना घटी, उसी दिन उत्तर प्रदेश में लखीमपुर खीरी के किसानों के साथ भी दुर्घटना हुई। हमारे मुख्यमंत्री जी आज तक सिलगेर नहीं गए हैं, लखीमपुर खीरी जा गए, 50-50 लाख रुपया देने की घोषणा करके आ गए। अब उन किसानों को भी वो 50 लाख मिले हैं, नहीं मिले हैं। मैं तो कहता हूं कि आदरणीय भूपेश बघेल जी, आप सबने पिक्चर देखी होगी गजनी। गजनी पिक्चर में जो आमिर खान का किरदार है, हर 15 मिनट में उनको भूलने की बीमारी हो जाती है। यहां आप लोगों के बीच में आए, बोला वेस्टर्न प्रेस क्लब के लिए हम 5 करोड़ रुपया देते हैं, आलीशान प्रेस क्लब बने। आप लोगों ने उसकी डिजाइन, ड्राइंग सब बना ली। वैसे का वैसा है, बल्कि मुझे याद है जब मैं पिछली बार आया था तो थोड़ा बेहतर था और जर्जर हो गया, भूल गए। हर जो वो घोषणा करते हैं 15 मिनट में भूल जाते। सिलगेर को भूल गए, गणेशमेटा को भूल गए, सारकीगुड़ा को भूल गए। एक भी जगह बस्तर में इतनी घटनाएं घटी हैं और पिछले 5 सालों में जुडिशियल इंक्वायरी तक नहीं बैठाई गई। कोई इंक्वायरी नहीं मिटा देखना, पर मुख्यमंत्री ने उन दोनों को नक्सली करार दिया जो मारे गए। जबकि हकीकत यह है कि दोनों के पास राशन कार्ड था, आधार कार्ड था,
पहने जाते थे, लैंप्स, अपना चावल लेते थे। अगर इतने खतरनाक नक्सली थे तो सरकारी योजनाओं का उनको क्यों 5 सालों तक बिना रोक टोक के लाभ दिया जा रहा था? जब भी कभी मैं बस्तर आता हूं, मैंने कल एक वीडियो भी डाली, मुख्यमंत्री जी की पता नहीं नींद क्यों उड़ जाती है। दंतेवाड़ा में मुझे झगरकोंडा के पास लोगों ने बुलाया, तब मुझको रोका गया। पत्रकार साथियों की मोटरसाइकिल में हम लोग पुलिस को चकमा देके वहां गए, लेकिन लोगों से मिले। अभी पिछले महीने मैं सुकमा जिले में चिंतलनार गांव है, वहां जा रहा था, मुझको वहां पर भी रोका गया, लेकिन मैं वहां पहुंचा। और कल बीजापुर में कुटरू के आगे अंबेली गांव है, जहां पर 56 गांव के 25 पंचायत के लोग इकट्ठा हैं, आंदोलन कर रहे हैं, शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन कर रहे हैं। वहां भी मुझे जाने से रोका गया। वो तो गांव वाले थे जो अपनी मोटरसाइकिलें लेके आ गए और हमको लेके गए। भूपेश बघेल जी की सरकार बोलती है कि उन्हें अमित जोगी की सुरक्षा की चिंता है। हकीकत यह है कि भूपेश बघेल जी को खुद की सुरक्षा की चिंता होने लगी है। मैंने अपने चुनाव प्रचार की शुरुआत 29 अगस्त को पाटन में जाके, जो उनका गृह क्षेत्र रहा है, वहां जाकर करी है, इस मिशन के साथ कि हमने जिस प्रकार से 2018 में ठाटापुर में मिशन अपना बताया था, जो मुख्यमंत्री रमन सिंह का काम था कि हम रमन मुक्त छत्तीसगढ़ बनाएंगे। हमारा ये मिशन है कि इस बार हम भूपेश बघेल मुक्त छत्तीसगढ़ भी बनाएंगे। 29 अगस्त से लेकर आज तक लगभग 40-45 विधानसभाओं में मैं गया हूं। जिस प्रकार का प्यार, आशीर्वाद मेरे पिताजी को मिलता था, लोग उन्हें देखने आते थे, सुनने आते थे, हाथ मिलाने आते थे, वही प्यार उनके बेटे को भी मिल रहा है। और ये चीज भूपेश बघेल जी की सरकार बचा नहीं पा रही है। कई और विषय हैं, पर मैं अपनी मूल बात पे आ जाता हूं। जैसा कि मैंने कहा, हम लोग कोई घोषणा पत्र जारी नहीं करने वाले। मैंने एक नई परंपरा की शुरुआत करी है इस चुनाव में। कोर्ट में जाकर मैंने 100 रुपये के स्टैम्प पेपर में शपथ पत्र भरा है, एफिडेविट भरा है, जिसमें मैंने ज्यादा बातें नहीं लिखी। मेरी लड़ाई ना तो भाजपा से है, ना तो कांग्रेस से है, मेरी लड़ाई गरीबी से। गरीबी को खत्म करना मेरी जिंदगी का एकमात्र लक्ष्य है। अगर इस स्टैम्प पेपर पे लिखी जो बातें हैं, 10 कदम गरीबी खत्म, अगर इन बातों को मैं पूरा नहीं करता हूं तो छत्तीसगढ़ के हर एक मतदाता को ये अधिकार है कि शपथ पत्र में झूठी बात कहने के आरोप में वो मुझे कोर्ट के कटघरे में खड़ा कर सकते हैं, मेरे खिलाफ मुकदमा चला सकते हैं, 2 साल की सजा तक मुझको दिला सकते हैं। मैं आपके माध्यम से अभी खूब बड़ी बड़ी घोषणाएं होंगी, खूब लंबा लंबा फेंकेंगे। अगर उनकी घोषणाओं में दम है तो जैसे अमित जोगी ने ये शपथ पत्र लिख के दिया है, आप भी अपनी घोषणाओं को शपथ पत्र में लिखकर जनता को दें। राजनीति में विश्वसनीयता वापस स्थापित करना अब बेहद आवश्यक हो चुका है।
बहुत संक्षिप्त में ये जो हमारे 10 कदम हैं, इसके बारे में मैं आपको बहुत तेजी से संक्षिप्त में बताता हूं। पहला कदम, और ये जितने भी कदम मैंने लिखे हैं ये कोई नई चीजें नहीं है। मैं विभिन्न राज्यों में गया हूं, उनके डेवलपमेंट मॉडल को स्टडी किया हूं, और जो फीजिबल है, जो संभव है, वही बातें इसमें लिखी गई। अमीर धरती के गरीब लोगों को मुझको लखपति बनाना है, इसलिए मेरा पहला कदम ये होगा कि जितने भी आदिवासी परिवार हैं, अनुसूचित जाति के परिवार हैं, अति पिछड़ा वर्ग के परिवार हैं, और आर्थिक रूप से जो कमजोर परिवार हैं, उनको अपनी जिंदगी सुधारने का, अपना व्यापार करने का, अपना स्वरोजगार करने का एक अवसर मेरी सरकार देगी। सभी परिवारों को 5-5 लाख रुपए का एक टाइम का अनुदान दिया जाए। उसमें उन्हें अपनी सिलाई की दुकान खोलनी है, किराने की दुकान खोलनी है, टैक्सी चलानी है, ऑटो रिक्शा चलाना है, वो उनको तय करना है। पर गरीबी से बाहर निकलने के लिए सब ये एक मौका, रामबाण दिया जाए। लोग कहते हैं कैसे करोगे? अरे मोदी जी की सरकार अपने चुनिंदा जो उद्योगपति हैं, उनको जब 14 लाख करोड़ का कर्जा दे सकती है, उस कर्जे को माफ कर सकती है, तो अगर मैं 5-5 लाख रुपए भी छत्तीसगढ़ के जरूरतमंद जो इस कैटेगरी में आते हैं 20 लाख परिवारों को दूंगा, तो खर्चा क्या है? 1 लाख करोड़। आज राज्य सरकार का बजट क्या है? 1,60,000 करोड़। 4 साल में वो बढ़ के 2 लाख करोड़ भी हो सकता है साल, अगर सही सोच लगाई। पर दुर्भाग्य की बात है कि जब बीजेपी और कांग्रेस छत्तीसगढ़ की ओर देखते हैं तो उनको कमीशन दिखता है, विजन या मिशन नहीं दिखता। दूसरी चीज, लखपति बनाने की योजना में जिस किसी के घर में बेटी जन्म लेगी, मैं उस बेटी के नाम पे बैंक में 1 लाख रुपए का फिक्स डिपॉजिट करूंगा, और जब किसी बेटी की शादी हो रही होगी तो मेरी सरकार उसको 1 लाख रुपया अपना नया जीवन शुरू करने के लिए ही देगी। ये मेरा पहला कदम। दूसरा कदम, 2001 में मेरे पिताजी ने पेंशन योजना चालू करी, 350, इन्होंने 1500 करने की बात कही थी, कहीं वो बात पूरी नहीं हुई। अभी भी आप किसी भी गांव चले जाइए, वही 350 रुपया मिल रहा है। 22 साल हो गए, महंगाई 22 गुना बढ़ गई, लेकिन छत्तीसगढ़ में गरीबों की पेंशन जस की तस है, जबकि तेलंगाना में 3000, आंध्रा में 4000, ओडिशा में 1200 से 1800, हर जगह बढ़ गई। मेरी सरकार गरीबों को, निराश्रित परिवारों को, दिव्यांगों को, जो बेरोजगार हैं, उनको हर महीने 3000 रुपया जोगी सहायता देगी, और जो वृद्ध हैं उनको 4500 रुपया महीना पेंशन मिलेगी। तीसरा जो मेरा बड़ा कदम है, जोगी किसान मितान योजना के अंतर्गत हमारी सरकार धान का 4000 समर्थन मूल्य देगी। इसके अलावा खेत को डेवलप करने के लिए अभी जब किसान को जरूरत है खाद की, कीटनाशक की, तब तो उसके पास कोई पैसा रहता नहीं है, तो हर साल इनपुट कॉस्ट मेरी सरकार प्रति किसान प्रति एकड़ 10,000 रुपया देगी। साथ ही बड़ी ताजुब की बात है, भूपेश बघेल जी ने बोला बिजली बिल हाफ हो जाएगा, बड़े बड़े पोस्टर लग गए। पोस्टरों को ना देखिए, जो बिजली बिल आ रहा है उसको देखिए।
आज जो छत्तीसगढ़ का किसान है उसे 5.5 रुपया प्रति यूनिट बिजली का बिल भरना पड़ता है, जबकि जितनी बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां हैं, इंडस्ट्री हैं, उनसे केवल 3 रुपया प्रति यूनिट चार्ज किया जाता है। मेरी सरकार किसानों का कितना भी वो बिजली का उपयोग करे, 5 हाउस पावर का करे, 500 का करे, 5000 हॉर्स पावर का करे, कितना भी उपयोग करे, आज छत्तीसगढ़ राज्य जब देश में सबसे ज्यादा बिजली का उत्पादन की क्षमता रखता है, तो हमारे किसानों का ये अधिकार है कि उनको फ्री में बिजली मिले, और ये अधिकार मैं उनको दूंगा। और किसानों के घर दुर्घटना हो जाती है, कोई उनको बीमा राशि नहीं दी जाती। मेरी सरकार प्रदेश के जितने भी किसान हैं उनका 10 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा कराएगी, ताकि कहीं पे भी अगर दुर्घटना घटी हुई तो उस परिवार को 10 लाख रुपया सहयोग राशि, बीमा राशि मिल सके। मेरा जो चौथा कदम है, 15 साल में जो जहां काबिज है 15 साल से, उसको उस जमीन का पट्टा मेरी सरकार बना के देगी 3 महीने के भीतर। उसे कहीं जाने की जरूरत नहीं है, पटवारी घर आएगा, तहसीलदार घर आएगा और सबका पट्टा बनेगा, और 3 महीने के बाद ये जो पटवारी पद है उसी को समाप्त कर दिया जाएगा। साथ ही 5 साल में इन्होंने किसी गांव में आवास नहीं बनाया। पहली बार भारत सरकार को जो उनकी महत्वाकांक्षी योजना है प्रधानमंत्री आवास योजना रद्द करनी पड़ी, टर्मिनेट करनी पड़ी। बाकी 28 राज्यों में चल रही है, हमारे छत्तीसगढ़ में उसको टर्मिनेट कर दिया गया, क्योंकि ये सरकार 4 साल में भी एक घर नहीं बना। मैं जितने भी कच्चे मकान हैं उनको पक्का मकान बना के दूंगा, 5 लाख रुपए का जोगी आवास बना के दूंगा 2 BHK। और मेरा जो 5वां कदम है, इनको दिखता है नरवा गरवा गुरवा बारी, लेकिन जो हमारे छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी बीमारी है बेरोजगारी, उसके बारे में कोई कुछ नहीं कहता। जिस दिन हमारी सरकार बनती है पहले दिन ही यह कानून लागू हो जाएगा कि छत्तीसगढ़ में जितनी भी नौकरियां हैं, प्राइवेट सेक्टर की, गवर्नमेंट सेक्टर की जितनी भी नौकरियां हैं, संस्थान हैं, उनको 95% स्थानीय लोगों को आरक्षण देना पड़ेगा। साथ ही इन्होंने जो 10 दिन में सभी दैनिक वेतन भोगी, अनियमित कर्मचारी, आंगनवाड़ी, मितानी, रोजगार सहायक, सचिव, वन विभाग के कर्मचारी, दैनिक वेतन भोगी, सबको उन्होंने कहा 10 दिन के भीतर, राहुल जी ने कहा कि इनका नियमितीकरण हो जाएगा, नहीं तो मैं खुद आऊंगा, मुख्यमंत्री बदल दूंगा। 2.5 साल वाले फॉर्मूले में भी मुख्यमंत्री नहीं बदल पाए। 10 दिन हो गए, 5 साल हो गए हैं। सारे जो हमारे कर्मचारी भाई बहन हैं, बहने हैं, वो हर जगह आप देखेंगे धरना में बैठे। हमारी सरकार बनेगी, हम 10 दिन नहीं 10 मिनट के अंदर उनके नियमितीकरण का आदेश पारित करेंगे। मेरा जो छठा कदम है, मेरे पिताजी ने यहां बस्तर में हर गांव में वन धन समिति का गठन किया था। जिस प्रकार से तेंदुपत्ता समिति उन्होंने बनाई थी जब अर्जुन सिंह जी की सरकार थी, तेंदुपत्ता नीति का राष्ट्रीयकरण किया गया था। जब वो मुख्यमंत्री थे, वन धन समिति बनाई, जिसमें जितना भी वनोपज है वो किसी आप थर्ड पार्टी को नहीं, वनोपज को इस वन धन समिति को बेचेंगे। उसके लिए अलग से हमारे द्वारा समर्थन मूल्य तय किया गया है। यहां मक्का का उत्पादन बहुत होता है, मध्य बस्तर में मक्का के लिए 3500 रुपया प्रति क्विंटल, तिली के लिए 11,000,
उड़द दाल के लिए 7,000, चोरा के लिए 3500, महुआ के लिए 5,000, कोदो कुटकी के लिए 5,000, रागी इत्यादि मिलेट्स के लिए 5,000, कोसा फल के लिए 500 सैकड़ा, चरोचा के लिए 2500, इमली के लिए 5,000 रुपया क्विंटल पर खरीदी जो है वो उसी गांव में वन धन समिति के माध्यम से होगी। साथ ही जितने भी छोटे व्यापारी हैं जिनका 1 करोड़ से कम का टर्नओवर है, हमारी सरकार देश की पहली सरकार होगी जो SGST माफ करेगी। जितने भी छोटे व्यापारी हैं जिसमें ठेला से लेकर छोटा दुकानदार सम्मिलित है, उनका जो स्टेट को GST का अंश मिलता है वो माफ कर दिया जाए ताकि यहां पे व्यापार को भी बढ़ावा मिले। 7वां कदम, अभी कुछ ही दिन पहले बीजापुर विधायक की मोटरसाइकिल में वो जा रहे थे, एक्सीडेंट हो गया। उन्होंने अपना इलाज बीजापुर के जिला अस्पताल में नहीं कराया, 100 करोड़ की लागत का बना। उन्होंने अपना इलाज यहां जगदलपुर के मेडिकल कॉलेज में नहीं कराया, 500 करोड़ से ज्यादा का बना हुआ है। वहीं सामने सुपर स्पेशलिटी अस्पताल है जिसका उद्घाटन करके अभी मोदी जी गए, वहां पर भी नहीं कराया। यहां महारानी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, वहां पर भी नहीं कराया। रायपुर में सरकार के द्वारा संचालित DKS सुपर स्पेशलिटी अस्पताल है, मेकाहारा है, एम्स अस्पताल है, वहां पर भी नहीं कराया। एक प्राइवेट अस्पताल में कराया जहां आप और हम अगर जाएंगे तो हमें अपने पूरी संपत्ति बेचनी पड़े इलाज कराने की। जब सरकार के विधायक को यहां की सरकारी स्वास्थ्य व्यवस्था में कोई भरोसा नहीं है तो आप समझ सकते हैं कि स्वास्थ्य का क्या हाल है। इसलिए बहुत सोच समझ मेरे पिताजी ने रायपुर में एम्स अस्पताल मेडिकल कॉलेज की स्थापना करी। एम्स मेडिकल कॉलेज राज्य सरकार हर जिले में खोलेगी और उसमें चाहे वो अमीर है चाहे वो गरीब है, कोई आयुष्मान कार्ड नहीं, कोई राशन कार्ड नहीं, आपको केवल ये बताना है कि मैं छत्तीसगढ़ का रहने वाला हूं, आपका पूरा फ्री में इलाज किया जाए। मेरा जो 8वां कदम है, मेरे पिताजी बहुत ही गरीब परिवार से आए पर उन्हें शिक्षा के सही समय पे सही अवसर मिलते गए, तभी वो प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री भी बन पाए, IAS भी बने, IPS भी बने, वो सब आप लोग जानते हैं। पैसे के अभाव में छत्तीसगढ़ का कोई भी बेटा बेटी पढ़ाई से वंचित नहीं रहेंगे। जिस प्रकार से जगन मोहन रेड्डी की सरकार ने योजना लागू करी है, कोई भी गरीब घर का बच्चा होगा उसको जहां पढ़ना है। आज मैं देख रहा था हमारे अध्यक्ष महोदय ने जो सरकार की सबसे शिक्षा में महत्वाकांक्षी योजना है आत्मानंद स्कूल, 300 बच्चों का आत्मानंद स्कूल कहां पर छिंदपाल में खोल दिया, उद्घाटन कर दिया। 300 बच्चे जा रहे हैं पर टीचर एक भी नहीं है। इस तरह की व्यवस्था नहीं दूंगा। यहां का बच्चा जहां पढ़ना चाहे, जगदलपुर में DPS है, केंद्रीय विद्यालय है, रायपुर में राजकुमार कॉलेज है, NIT है, हैदराबाद में, कोटा में, दिल्ली में, यहां तक कि अगर उसका सिलेक्शन हार्वर्ड में हो जाता है, अमेरिका में, लंदन में, उसको पढ़ाई से केवल इसलिए कि उसके पास पैसा नहीं है वंचित नहीं किया जाएगा। उसका पूरा पढ़ाई का खर्चा हम लोग, हमारी सरकार उठाएगी। और जो मेरा
9वां कदम है जो मैदानी इलाके हैं। मैं अनुसूचित क्षेत्रों की बात नहीं कर रहा, पर मैदानी इलाकों में जितनी भी दारू की दुकानें चल रही हैं, रमन सिंह ने खोली, भूपेश बघेल ने खोली, विकास की गंगा बहाने की बात कही, लेकिन आप जाइए मैदानी इलाके छत्तीसगढ़ में, विकास की गंगा नहीं, दारू की गंगा बह रही है। हर जगह दुकान, कोचिए, भट्टी, यही सब चल रहा है। दारू की दुकान बंद होगी और दारू की जगह, तो ये बार बार बोलते हैं कि दारू की दुकान हम बंद कर देंगे, 6,000 करोड़ रुपया जो हमको एक्साइज मिल रहा है वो खत्म हो जाएगा। मेरा ये मानना है हम दारू की दुकान बंद करके अगर दूध की दुकान खोलते हैं, अमूल मॉडल को फॉलो करते हैं। आप सबने अमूल कंपनी का नाम सुना है, दूध बनाता है, पनीर बनाता है, दही बनाता है, घी बनाता है, मक्खन बनाता है, छाछ बनाता है, लस्सी बनाता है, यहां तक कि चॉकलेट भी बनाता है। अभी वर्ल्ड कप हो रहा है क्रिकेट का, उसको भी स्पॉन्सर कर रहा है। हर साल अमूल कोऑपरेटिव मॉडल पे बनाया गया ये डेयरी प्रोडक्शन, वो हर साल गुजरात सरकार को 35,000 करोड़ रुपया कमा के दे रहा है। अगर गुजरात में हो सकता है, सही इच्छा शक्ति हो, तो छत्तीसगढ़ में भी हम दुग्ध क्रांति ला सकते हैं। 36,000 करोड़ रुपया मैं लोगों को कमा के 5 सालों में दूंगा। और जो मेरा 10वां कदम है, मेरे पिताजी हमेशा कहते थे, समय कम था, वैधानिक उनके पास पावर भी नहीं थे क्योंकि डिलिमिटेशन कमीशन लागू था। वो चाहते थे कि जगदलपुर को प्रदेश की उपराजधानी बनाया जाए। डे वन पे जगदलपुर को उपराजधानी बनाया जाएगा। खंडपीठ हाईकोर्ट की यहां खोली जाएगी और यहां से कोई भी पार्टी का हो, हमारी सरकार बनती है, एक उप मुख्यमंत्री हम बस्तर को देंगे। ये मेरे 10 कदम है गरीबी खत्म करने के लिए। साथ ही साथ जो हमारे विधानसभा प्रत्याशी होंगे वे भी अपनी विधानसभाओं को लेकर शपथ पत्र जनता को देंगे, अगर, और बड़ी सोच समझ के देंगे, क्योंकि अगर वो नहीं कर पाए तो फिर 2 साल जेल की सजा भी भुगतना पड़ेगा। मैंने सभी को बोल दिया है कि बहुत जल्द ही आपके बीच ये जो दोनों घोषणा पत्र है, मेरा वाला घोषणा पत्र तैयार है। हम लोग अभी जगदलपुर में 22,000 जगह घरों में ये जाके ये पैम्फलेट बांट चुके हैं हमारे जो टीम के लोग हैं, और आने वाले समय में हम बाकी जगह भी जाएंगे। मैं चाहूंगा कि ये सब जो बातें मैंने आपके समक्ष रखी है शपथ पत्र की, वो हम लोग जनता तक पहुंचाएं, यही मेरा निवेदन है। और अब जो आप लोगों के प्रश्न हैं उसका मैं